फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी 9th क्लास की हिस्ट्री। 9th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति। इसके हम कई सारे टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं। उसी कंटिन्यूएशन में हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने देखा था कौन सा, जीविका का संकट कैसे उत्पन्न हुआ था, ये हमने देखा था। तो इसमें हम काफ़ी सारा कुछ कवर कर चुके थे। लेकिन लास्ट टाइम मैंने वीडियो में कहा था कि यहाँ एक आपको क्या है, ये दिख रहा है डायग्राम जैसा, और इसको क्या है, फिल करना है। और मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन से पॉइंटों में से आपको फिल करना होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि आपको इनमें से फिल करना है। एक मिनट, ये सारे आपको इनमें से फिल करने हैं, ठीक है। तो कौन से में कौन सा पॉइंट आएगा हमने ये देखना था। तो एक मिनट वापस हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपकी फसल खराब होगी तो क्या चीज़ें होंगी। जब अगर आपकी फसल खराब हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो फसलें अगर खराब हो जाएंगी तो हमें अनाभाव की मतलब अन्न का अभाव हो जाएगा या अन्न की कमी हो जाएगी। तो ये आपका पहले बॉक्स में आ जाएगा। तो यहाँ आपका इस वाले बॉक्स में क्या है, अन्न अभाव आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले बॉक्स में आपका अन्न अभाव आ गया, ठीक है। उसके बाद जब अन्न का अभाव हो जाएगा तो क्या चीजें होंगी आपके, जो अन्न का अभाव हो जाएगा तो क्या है, खाद्यान्न की जो कीमत है, जो खाद्य पदार्थ है उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। क्योंकि जब कोई चीज़ कम होती है, मैंने बताया था क्या होता है, तब जब चीज़ें कम होती है तो वहाँ पर चीज़ें क्या है, उनकी कीमत बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ क्या होगा, जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी क्या हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। तो दूसरा जो आपका बॉक्स आएगा उसमें क्या है, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाएंगी। जब खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाएंगी तो क्या है, अब गरीब जो है वो गुरबा और पाव रोटी खरीद नहीं पाएंगे। जो मतलब जो भी भोजन, जो उनके पाव रोटी वगैरह ऐसी चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो वो उन्हें नहीं खरीद पाएंगे। अब वो नहीं खरीद पाएंगे तो उसके बाद अब ये दो बॉक्स हैं, इन दो बॉक्सों में क्या आएगा, तो वहाँ दो चीजें होंगी। एक तो आपका होगा कि जो मतलब वो खरीद नहीं पाएंगे, तो जब कुछ खाएंगे नहीं तो क्या होगा, शरीर कमजोर पड़ जाएगा, बॉडी कमजोर पड़ जाएगी। और दूसरा होगा कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनको लेकर के क्या है, दंगे शुरू हो जाएंगे, मतलब झगड़े वगैरह एक तरह से कि हमें चाहिए हमें चाहिए। अब उसके लिए इंसान क्या है, झगड़े करेगा। फिर झगड़े होंगे तो उसके बाद क्या है, ये सारी चीजें जब कमजोर हो जाएगा इंसान तो उसके बाद क्या है, महामारी फैलेगी। और महामारी फैलने के बाद क्या होगा, हमारे मृतकों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, या जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ जाएगी। तो ये सारा हमारे इस बॉक्स के अंतर्गत है कि जो आजीविका संकट है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। जिन्होंने इसको फिल कर लिया अच्छा है, और जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, यहाँ से आप वीडियो देख के इसका सॉल्यूशन देख के खुद से फिल कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एक एक पॉइंट आपको बता दिया कि किस बॉक्स में कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी। अगला अब हम वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है कि उभरता मध्यम वर्ग। जो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मध्यम वर्ग है वो क्या है, और उसने जो विशेषाधिकार उनके जो विशेषाधिकार थे उनकी अंत की कल्पना क्यों की। अब ये विशेषाधिकार क्या थे, किनको मिले हुए थे, क्योंकि जब विशेषाधिकार मिलेंगे तभी तो उनका अंत की कल्पना करेंगे वो जो उभरता हुआ आपका मध्यम वर्ग है। जब मिलेंगे नहीं तो कहाँ से कल्पना करेंगे। तो वो सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो देखो, हमने शुरुआत में क्या बात करी थी कि हमारी जो फ्रांसीसी समाज है वो तीन सोसाइटी, मतलब जो समाज है वो तीन ग्रुप्स में बटा हुआ है। एक आपका पादरी वर्ग हो गया, कुलीन वर्ग हो गया, तीसरा तृतीय एस्टेट, जिसमें आपके सारे लोग आ गए, जो आपके वर्कर्स भी आ गए, आपके रिटेलर्स भी आ गए, फार्मर्स भी आ गए, पीजेंट्स वगैरह सारा कुछ सब इसमें आ गए। आपके जो आपके जॉब करने वाले जो टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सारा कुछ इस तीसरा जो वर्ग है इसमें आ गए। दूसरा, राजा ने क्या किया, जैसे ही वो राजा बना तो उसने देखा कि खजाना खाली, और उसने क्या बोल दिया कि भाई अब वो क्या करेगा, टैक्स बढ़ाएगा। अब टैक्स बढ़ाएगा तो प्रॉब्लम किनको होनी है, देखो पहले और दूसरे वर्ग को तो होनी नहीं, उनकी तरफ से बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्हें जन्म के साथ विशेषाधिकार मिले हुए हैं। अब ये विशेषाधिकार क्या है, ये वही विशेषाधिकार है जैसे कि आपको वर्ग के साथ कोई टैक्स पे नहीं करना, मतलब अगर आप कुलीन वर्ग में पैदा होते हो या पादरी वर्ग में पैदा होते हो तो आपको कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा, तृतीय स्टेट को ही पे करना पड़ेगा।
तो उनको तो जन्म के साथ विशेषाधिकार मिल गए। अब उनकी तरफ से तो बढ़े घटे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो टैक्स दे नहीं रहे, लेकिन इसका जो लोड है वो किस पे आएगा, वो तृतीय वर्ग पे आएगा। अब तृतीय वर्ग के लोग मतलब पहले से ही परेशान है कि मतलब जो कीमतें बढ़ गई अनाज की, ये सारी चीजें खाद्यान्नों की वजह से, दूसरा मतलब जनसंख्या बढ़ती हुई उसकी वजह से, और दूसरा तुम टैक्स बढ़ाने की बात करो, तो ऑब्वियस सी बात है एक लिमिट तक इंसान बर्दाश्त करेगा, ये लोग क्रांति करेंगे। लेकिन देखो जो मिडिल वर्ग है, सॉरी जो तृतीय स्टेट है, उसमें जो लोग थे, जो आपके जो वर्कर मजदूर वगैरह होते थे, वो लोग मतलब एक तरह से इनके खिलाफ मतलब बोल ही सकते थे या क्रांति ही कर सकते थे, कोई स्टैंड नहीं ले सकते थे। स्टैंड क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं थी। पावर इन द सेंस उनके पास देखो पैसा है, पावर लाता है ना, तो उनके पास ऐसे इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली रूप से वो उनको मतलब उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे या उनके सामने नहीं खड़े हो सकते थे, मतलब स्टैंड नहीं ले सकते थे। तो इसी में से एक मध्यम वर्ग निकलेगा कि क्योंकि इन्हीं में कुछ वो लोग भी थे जिनके पास थोड़ा पैसा था, वो क्या करेंगे, पैसे से और पैसा कमाएंगे, मतलब बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे। फिर पैसा, जब देखो पैसा आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एजुकेट भी हो जाएंगे, क्योंकि जब पैसा आ जाएगा तो हम हाँ अब इस पैसे को कहाँ लगाएं, सही डायरेक्शन में कहाँ करें, तो वो एजुकेशन वगैरह करेंगे। पैसे को खा तो सकते नहीं, तो एजुकेशन वगैरह लेंगे। जब पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि भाई हम भी ऐसे ही और ये भी ऐसे ही, तो इनको जन्म के साथ ऐसे विशेषाधिकार क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि इनके भी वही 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, हमारे भी वही 2 हाथ 2 पैर है, वैसी हमारी शक्ल है, वैसा ही इनका खून भी लाल है, हमारा भी है। ये सब कुछ जब ये हमारे जैसे ही है तो इनको इतने विशेषाधिकार क्यों मिल रहे हैं, मतलब नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि हम भी इन जैसे ही, हमें तो हमको भी मतलब अगर इनको मिल रहे तो हमें भी मिलने चाहिए। तो वो इन चीज को अपोज करना शुरू करेंगे, मतलब इनके खिलाफ बोलने लगेंगे, इनका मतलब विरोध करने लगेंगे, और तब जाके ये सारा जो मिडिल वर्ग है एक उभर के आएगा, ये वाला वर्ग, और ये क्या है इनके खिलाफ जाएगा, तब जाके क्या है एक तरह से प्रॉपर जो है क्रांति होना स्टार्ट हो जाएगी। वापस से देख लेते हैं, आ जाइए टॉपिक पे। उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की कि जो उभरता हुआ मध्यम वर्ग था उसने जो भी विशेषाधिकार थे उनके अंत की क्या है वो कल्पना करने लगे। मतलब कल्पना मतलब जब हम कोई चीज सोचते हैं ना, मतलब एक सपना देखते हैं एक तरह से, तो वो उनकी क्या करने लगे थे, कल्पना करने लगे थे। पहले भी कर बढ़ाने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, कि भाई ऐसा नहीं कि पहले मतलब मध्यम वर्ग ने ही मतलब इनके खिलाफ खड़े हुए थे या कुछ है। इससे पहले भी जब अकाल पड़ा था तो पहले भी जो कर बढ़ाए गए थे या अकाल पड़ा था, उस टाइम भी किसान और जो कामगार होते थे, मजदूर वगैरह होते थे, उन्होंने विद्रोह वो किए थे। परंतु उनके पास ना तो सामाजिक, मतलब सामाजिक रूप से भी आप थर्ड उसमें ग्रुप में आ रहे थे आपके, ना तो वो पावर थी उनके पास, और ना ही आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। मतलब उनके पास ना तो मतलब इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे, उनके पास कोई व्यवस्था थी तो बुनियादी जो व्यवस्था है उसमें बदलाव ला सके, कि मतलब जो शुरुआत में ये जो व्यवस्था चल रही है उसमें चेंज ले आए। उसके लिए संसाधन एवं जो कार्यक्रम भी नहीं थे, उनके पास रिसोर्स भी नहीं थे कि वो क्या करें। मतलब जिस तरह से सोसाइटी चली आ रही थी उसमें बदलाव लाने के लिए उनके पास ना तो मतलब समाज में ऐसा कोई ओहदा था कि मतलब ऐसी पावर थी या रुतबा था या पद था, और ना ही वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे, तो जिस वजह से वो बदलाव ला सके या चेंज ला सके। ना उनके पास रिसोर्स थे ना कार्यक्रम थे। तो ये जिम्मेदारी अब क्या है, तीसरे एस्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आए। अब वो समृद्ध कैसे हुए, प्रॉस्पर कैसे हुए, शिक्षित कैसे हुए, वो हम देखेंगे। तो वो पहले तो क्या हुए, समृद्ध हुए, उसके बाद शिक्षित हुए, और शिक्षित होकर के उन्होंने क्या है, नए नए थॉट्स जो थे, नए नए जो विचारक थे उनके संपर्क में आए थे। अब ये विचारक कौन होते हैं, विचारक या हम जिन्हें दार्शनिक कह सकते हैं, वो लोग होते हैं जिनकी जो अपने विचार रखते हैं, थॉट्स रखते हैं, जिनसे लोगों को क्या है अट्रैक्ट करते हैं, अपनी विचारधारा रखते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से नहीं होनी चाहिए, इस तरह से भी होनी चाहिए। मतलब जो अपनी बात बताते हैं, अपने विचार, तो उनको हम क्या कहते हैं, दार्शनिक या विचारक कहते हैं। तो ये लोग जब पढ़ेंगे तो उन लोगों के टच में आएंगे, वो लोग बताएंगे कि ये चीज़ तो गलत है, उनको जन्म के साथ विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए इस तरह से। तो तब ये जाके इसके खिलाफ क्या है खड़े होंगे या इस चीज को अपोज करेंगे। अब वो समृद्ध कैसे हुए, देखो मैंने क्या कहा था, ये थोड़े बहुत तो पैसे थे इनके पास, तो उस पैसे से क्या है ये ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे,
और जब समृद्ध बन जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप पैसे को खा तो सकते नहीं, तो उसे कहाँ सही डायरेक्शन में लगाएंगे, तो क्या करेंगे, मतलब एक तरह से एजुकेशन लेंगे कि भाई हाँ इससे हम पढ़ सकते हैं, चलो हम तो नहीं पढ़े हमारे बच्चों को पढ़ा लें। उनके बच्चे पढ़ेंगे, फिर वो देखेंगे कि हमारे साथ तो गलत हो रहा है, इनको तो जन्म के साथ विशेषाधिकार मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहे, हमें क्यों टैक्स पे करना पड़ रहा है, ये क्यों टैक्स नहीं पे कर रहे, मतलब इनको भी टैक्स पे करना चाहिए, ऐसा कैसे हो रहा है। तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और तब जाके ये क्या है, एक क्रांति में अपना एक अहम रोल अदा करेंगे। 18वीं सदी तक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है, इसको अंडरलाइन भी कर लेना। 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ, एक नया सामाजिक समूह आया था और वो सामाजिक समूह कौन सा था, मध्यम वर्ग। मिडिल वर्ग किस में से, ये तृतीय स्टेट में से ही बना था मिडिल वर्ग, जो मध्यम वर्ग बना था, और यही अब क्या है, इनको अपोज करेगा, इन सारी चीजों को, ये जो जन्म के साथ विशेषाधिकार मिल रहे हैं उनके खिलाफ जाएगा। जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। अब इसके पास पैसे कहाँ से आए, तो इनके पास जो पैसे आए थे वो कहाँ से आएगी, समुद्र पारी मतलब समुद्र के पार जाके, मतलब दूसरे देशों में, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे, उस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये और भी जगह गए थे, तो ये समुद्री पार जाकर के व्यापार करते थे। किन चीज़ों का, या तो ऊनी कपड़ों का या रेशमी वस्त्रों का, या इनके उत्पादन के बल पर क्या है, इन्होंने अपनी संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उन्हें खरीदते थे, उसे खरीदते थे। कि जो ऊनी और रेशमी कपड़े थे क्या है, महंगे होते थे, इनको ये कपड़े ज्यादातर क्या है, निर्यात कर दिए जाते थे, मतलब दूसरे जो कंट्रीज थे उनमें भेज दिए जाते थे, या फिर जो उस फ्रांस में, मतलब जो समृद्ध लोग, समाज के जो समृद्ध लोग थे, जो पैसे वाले लोग होते थे, वो लोग इनको क्या है, खरीद लेते थे। तृतीय एस्टेट में से इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। कि मतलब इस जो तृतीय एस्टेट था इसमें और लोग भी थे, सौदागर मतलब जो ये मतलब बिजनेस वगैरह एक तरह से व्यापार करने वाले, जो सौदा करने वाले उन लोगों को, निर्माता मतलब बनाने वाले जो थे, इसके अलावा मतलब ये जो सौदागर और निर्माता थे उसके अलावा मतलब ट्रेडर्स और ये जो थे आपके, उनके अलावा भी प्रशासनिक सेवा मतलब जो गवर्नमेंट को जो सर्विस देने वाले थे वो लोग भी होते थे, जैसे प्रशासनिक सेवाओं में जैसे वकील हो गए आपके, पेशेवर, ये लोग सारे इसमें क्या है, शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के पास जन्मनान विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। मतलब एक मिनट, कि अब ये जो वर्ग थे, जो प्रशासनिक सेवक थे, वकील वगैरह, ये सौदागर वगैरह होते थे, अब वो प्रॉस्परेट तो हो गए, जो सौदागर थे मतलब वो समृद्ध तो हो गए, अब समृद्ध हो जाएंगे तो एजुकेशन भी ले लेंगे, तो वो लोग, उसके बाद जो वकील वगैरह थे ये तो मतलब एजुकेटेड तो थे ही। अब इन्होंने जो, ये लोग पढ़े लिखे तो थे और इनका जो मानना था कि मतलब ये क्या मानते थे, इनका मानना था कि जो इन लोगों को जन के साथ विशेषाधिकार मिल रहे हैं, समाज के जो ये समाज के जो किसी भी समूह के पास जो जन के साथ विशेषाधिकार है वो नहीं होने चाहिए, बल्कि किसी व्यक्ति की जो सामाजिक हैसियत है वो इस आधार पर होनी चाहिए कि योग्यता के आधार पर, कि वो मतलब इतना योग्य हो उस चीज को। जैसे अगर कोई राजा बने तो वो इसलिए राजा ना बने कि उसका मतलब बाप राजा है इसलिए उसका बेटा भी राजा बन जाए, बल्कि वो राजा इसलिए बने कि वो इस काबिल है, वो इस योग्य है कि वो राजा बन सके, इसलिए उसको राजा बनाया जाना चाहिए। मतलब उसमें इतनी योग्यता होनी चाहिए, उसमें राजा के गुण होने चाहिए, मतलब उस टाइप का होना चाहिए कि उसमें इतनी पावर हो, वो इस तरह से लोगों को संभाल सके, तब वो राजा बन। मतलब जो जन के साथ विशेषाधिकार मिल रहा था ना कि भाई राजा का बेटा राजा बन रहा है और पादरी वर्ग वगैरह इनको मतलब टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है, ये सारी चीजें तो ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि सभी लोग इक्वल हैं। और अगर किसी लोगों को मतलब देखा जा रहा है, उनमें अंतर किया जाता है, तो वो योग्यता के आधार पर करना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के विचारों पर आधारित समाज की कल्पना। अब ये देखो, हमारे विचारक आएंगे, हमारे जो थिंकर्स आएंगे, जो हमारे दार्शनिक हैं वो आएंगे, वो हमें जो फिलॉसफर हैं वो बताएंगे कि मतलब उनके हिसाब से चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए, लोगों को उस तरफ लेके जाएंगे, डायरेक्शन में लेके जाएंगे, फिर लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और तब जाके इसमें क्या है, सोसाइटी में चेंज आएगा, बदलाव आएगा। तो यहाँ एक आपके जॉन लॉक रूसो हैं, एक दार्शनिक हैं, उन्होंने प्रस्तुत की थी, क्या बोला था उन्होंने कि स्वतंत्रता,
समान नियमों तथा समान अवसरों के विचारों पर आधारित समाज की एक परिकल्पना जॉन लॉक और जूं जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। मतलब इन्होंने एक ऐसी कह सकते हैं कि मतलब एक विचारधारा या समाज की परिकल्पना की थी कि जो स्वतंत्रता और समानता के नियम है वो समान अवसरों के विचारों पर क्या है, आधारित होने चाहिए। ये किन किन ने कहा था? ये जॉन लॉक ने कहा और जूं जॉक रूसो ने कहा था। तो इसमें अब आगे देखते हैं कि अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में, एक मिनट, गवर्नमेंट में अब जो जॉन लॉक है वो क्या कहते हैं राजा के बारे में। जॉन लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया कि जॉन लॉक जो कहते हैं ना कि राजा मतलब बिल्कुल सारी पावर राजा के पास होती है, निरंकुश होता है राजा, मतलब उसको देवता के रूप समान माना जाता है। तो वो उस बात का खंडन करते हुए, इस सिद्धांत का कि जो राजा है वो देवता के समान है, इस बात का खंडन करते हुए वो कहते हैं रूसों ने अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए और जनता के प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित एक सरकार का प्रस्ताव रखा। कि मतलब उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि जो राजा है वो देवता के समान है। तो इस बात का उन्होंने खंडन करते हुए रूसों ने अपने विचार जो थे, अपने थॉट थे, उनको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जनता और उसके जो प्रतिनिधि थे उनके बीच में मतलब एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित गवर्नमेंट का प्रस्ताव रखा कि मतलब इस तरह की जो है गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा, एक मिनट देख लेते हैं। तो जो उन्होंने प्रस्ताव रखा, मोंटेग्यू ने द स्पिरिट, ये मोंटेग्यू की एक रचना है, बुक है। मोंटेग्यू भी क्या थे, एक दार्शनिक थे। मोंटेग्यू ने देखो ये पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जहां से आपका जो ये स्टार्ट किया था हमने थिंकर्स के बारे में या जो हमारे फिलोसफर हैं उनके बारे में। तो मोंटेग्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर, मतलब जो मोंटेग्यू थे तो उन्होंने अपनी एक रचना थी, रचना का नाम क्या था बेटा, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि मोंटेग्यू की रचना का नाम क्या था और उन्होंने कितने टाइप की गवर्नमेंट का मतलब उसमें जिक्र किया था। तो उन्होंने अपनी जो रचना थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज में उन्होंने सरकार के तीन मतलब बताए, तीन उसमें पार्ट में डिवाइड किया था कि जो गवर्नमेंट है थ्री पार्ट में वर्क करेगी। जैसे आपकी विधायिका हो गई, कार्यपालिका, और इसके बीच सत्ता के विभाजन की बात कही थी। अब आपको ये तो पता होगा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है। विधायिका हम उसे कहेंगे जो कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उसे कहेंगे जो कानून को एग्जीक्यूट करती है मतलब लागू करती है, न्यायपालिका इन दोनों पर नजर रखती है कि कानून ठीक से बना नहीं बना या कानून ठीक से अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हुआ नहीं हुआ। तो इस तरह से जो हमारे ये दार्शनिक हैं वो उन्होंने, जो मोंटेग्यू थे, उन्होंने अपने जो थॉट्स रखे थे, विचार रखे थे, बीच सत्ता का जो विभाजन किया था। और जब संयुक्त राज्य अमेरिका में, मतलब हमने शुरुआत में देखा था ना कि जो फ्रांस ने हेल्प करी थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, उनके अमेरिका को मतलब 13 राज्यों को आज़ाद कराने के ब्रिटेन से। तो जब आज़ाद हुए थे वो औपनिवेश 13 औपनिवेश थे, वो ब्रिटेन से खुद को जब आज़ाद घोषित किया था तो वहाँ पर इसी मॉडल की, कौन से मॉडल की, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बेस वाली इसी मॉडल की क्या है यहाँ पर सरकार बनाई गई थी। फ्रांस के राजनीतिक जो चिंतक थे, राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी की प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये जो फ्रांस के जो राजनीतिक चिंतक थे उनके लिए जो अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई ये व्यक्तिगत अधिकारों की जो गारंटी थी उसकी प्रेरणा का क्या था, एक महत्वपूर्ण रिसोर्स था या हम कह सकते हैं संसाधन था। जो हमारा ये टॉपिक है वो एक मिनट, यहाँ तक हो गया, ओके। अब क्या हुआ, जो ये दार्शनिकों के बात थी या ये जो इनके थॉट्स थे, विचार थे, उनको क्या है आपके जो कॉफ़ी हाउसेस मतलब जहाँ लोग कैफ़े वगैरह, उनमें सैलून वगैरह जहाँ लोग बाल कटवाने जाते हैं, वहाँ की उनकी गोष्ठियों में क्या है गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। अब क्या, जब देखो अगर मैं कोई बात किसी के कान में डाल दूंगी, बोल दूंगी कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए, ये तो गलत कर दिया तुम्हारे साथ, फिर उस बात को वो सोचेगा, फिर एक दूसरे से डिस्कशन होंगे। तो ये चीज़ें जब ये जो दार्शनिक थे उन्होंने जब ये चीज़ें उजागर करी ना, तृतीय स्टेट के लोगों के नज़रों में आने लगी, मतलब उनके सामने ये चीज़ें आने लगी, तो उन्होंने सोचा कि हाँ गलत तो हो रहा है हमारे साथ। तो जहाँ भी जब कॉफ़ी हाउसेस में इकट्ठे होते थे तब भी वहाँ पे भी डिस्कशन शुरू हो जाता था।
जहाँ सैलून वगैरह जैसे कोई बाल कटवाने गया तो वहाँ 2-4 लोग और बैठे हैं कि अच्छा हाँ भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है, क्योंकि हम क्यों मतलब टैक्स दें, वो क्यों नहीं दे सकते टैक्स से, और इस तरह से उनको कैसे जन्म के साथ विशेषाधिकार मिल रहा है, कैसे राजा का बेटा राजा बन सकता है, इस तरह से। तो ये जो बहस है बहुत मतलब गर्मा गर्मी मतलब स्टार्ट हो गई थी ये बहसें। उसके बाद क्या है, पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से उनका जो व्यापक प्रसार होने लगा, कि मतलब जो बुक्स वगैरह वो भी छपने लगी थी, उनमें भी इनका प्रसार होने लगा था। पुस्तकों और अखबारों के बीच जोर से पढ़ा जाता, अब इन ये जो पुस्तक जो बुक्स होती थी, न्यूज़पेपर थी, इनको जोर से पढ़ा जाता था। उसकी वजह क्या थी कि जो लोग अनपढ़ हैं, वो जो लोग पढ़ नहीं सकते, वो क्या है सुन सकें, क्योंकि चलो वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उन इतने समझदार तो हैं कि उनको ये समझ में आ जाए कि भाई उनके साथ गलत हो रहा है, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, तो वो भी मतलब इसके खिलाफ खड़े होंगे। इसी समय लुई सोल्वे द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर के विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा, कि अब जब जो आपका राजा था उसने क्या किया, उसने ये कहा था कि मैं टैक्स बढ़ाऊंगी, तो इसी समय क्या है, जो लुई सोल्वे द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए जो कर लगाए जाने की खबर थी, उस खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध क्या है, लोगों का गुस्सा भड़कने लगा, और अब क्या है, लोग क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। तो ये हमारा एक रिसोर्स है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब देखो लोगों को गुस्सा कर दिया, गुस्सा भड़क चुका है, अब वो क्या करेंगे, हमारे क्रांति की शुरुआत करेंगे, और अगला टॉपिक भी हमारा क्या होगा, क्रांति की शुरुआत। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।